नहीं सही स्टार्ट हो। चलिए अब आप लोग फिर सवाल का जवाब ना चैट में लिख देना। एक तो मुझे ये बता दें कि तुर्की है जिसको पहले हम अनातोलिया कहते थे, उसके वेस्ट में क्या है। हमने ये पूरा चैप्टर डिस्कस किया, इसलिए याद होना चाहिए कि तुर्की के वेस्ट में क्या है था पहले क्या। एक तो ये, और दूसरा ये कि जो हिंदुइज्म में कौन सी टर्म है जो डिफाइन करती है फ्रीडम फ्रॉम यू नो अर्थ साइकिल से और रीबर्थ के साइकिल से फ्रीडम, और उसके बाद निजात, बेसिकली जन्नत की तरफ का रास्ता, वो क्या टर्म है। ये दोनों, इसका आंसर आप चैट में लिखिए। पहले वाला क्वेश्चन ये है कि तुर्की के वेस्ट में क्या है। तुर्की के ईस्ट में जो है ना, वो तो ये ईरान, इराक और ये वाले कंट्रीज आ जाएंगे, जो और आगे फिर पाकिस्तान, इंडिया और ये वाले। तुर्की के वेस्ट में क्या है? नॉर्थ में भी, साउथ में नहीं, सिर्फ वेस्ट। मोक्षा बिल्कुल सही जवाब दिया सभी ने, वो तो चले। इसका आंसर जो है अभी तक जिन्होंने भी दिया गलत किया, तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, स्क्रीन शेयर करके मैं बताता हूँ कि हमने जब तुर्की, हम पर्शियन एम्पायर पढ़ रहे थे ना, तो हमने पर्शियन एम्पायर की बात की थी जो अनातोलिया तक पहुंच गए थे पर्शियन। तो अनातोलिया जो उस दौर का था वो आज का तुर्की है बेसिकली। तो यहाँ तक पहुंच गए थे जो पर्शियंस थे। तो उससे आगे जो था, तो पर्शियंस ने उसके बाद हमला किस पे किया था? ग्रीक्स पे हमला किया था। तो बिल्कुल तुर्की के वेस्ट में ग्रीस आता है। ग्रीक सिटी स्टेट्स आती हैं, ये ग्रीस आता है। तो एक तो ये मैं पे भी दिखा देता हूँ, मुझे मिल जाए। आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को? आ रही है। थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, हल्की सी, लेकिन अभी तो आ रही है। सही है। चलें, अगर ज्यादा हो तो आप मुझे बता देना अभी तो हाँ, ये मैप है ना, तो ये पर्शियन एम्पायर था, ये तुर्की है आज का। और ये ग्रीस है उसके वेस्ट में। ये मैसेडोनिया की स्टेट जहाँ से अलेक्जेंडर निकला था, और ये ग्रीक सिटी स्टेट था। तो ये था। तो मुझे ये तो दरअसल मेरा एम यही है कि हमारा मैप जो है ना वो क्लियर हो जाए हमें साथ साथ पढ़ते पढ़ते। तो अब हम जाते हैं आज के टॉपिक पे। आज हमने चाइनीज हिस्ट्री डिस्कस करनी है, और उसमें मैं ना जरा एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि चाइनीज हिस्ट्री जो है ना, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स और लेंथी हिस्ट्री है। तो उसमें हम ज़्यादा ना डिटेल में तो नहीं जाएंगे, हम उनकी फिलोसफी को ज़्यादा देखेंगे। लेकिन हम जो फिलोसफी भी चाइनीज देख रहे हैं ना, वो भी हम एक पर्सपेक्टिव से देखेंगे। मतलब हम सब पर्सपेक्टिव से चाइना को नहीं देखेंगे, हम चाइना को सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से ही उसकी फिलोसफी को देखेंगे। तो ये बात ध्यान में रखें कि हम हर पूरी पूरी चाइनीज फिलोसफी या उनका थियोलॉजी, उनकी जो रिलीजियस हिस्ट्री है या उनका जो सिस्टम है सारा, हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इतना लेंथी है और इतना डिटेल्ड है। वो भी को समझ आ जाएगी क्यों है।
तो इस वजह से हम उसका एक पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने चाइनीज हिस्ट्री सारी कवर कर दी, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हम बड़ा ही बेसिक तरीके से जाएंगे। तो एक तो ये बात क्लैरिफाई मैं कर दूं, चाइना जो है ना, इसको कहा जाता है कि ये वर्ल्ड की फर्स्ट मॉडर्न स्टेट है। इसको वर्ल्ड की फर्स्ट मॉडर्न स्टेट इसलिए कहा जाता है, पुराने दौरों की बात कर रहा हूँ, अब की नहीं। इसको वर्ल्ड की फर्स्ट मॉडर्न स्टेट इसलिए कहा जाता है कि इसके पास एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, और उस सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के साथ इसके साथ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, जिनको ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है, जो सिस्टम को चलाते थे। और ये 2000 साल तकरीबन ये सिस्टम चाइना में रहा है, ये गवर्नमेंट का मतलब 1900 तक। तो इसलिए इनका एक तो ये पहली है मॉडर्न स्टेट। दूसरा ये कि चाइनीज जो थे, इनकी हिस्ट्री कॉम्प्लेक्स इसलिए है और इतनी डिटेल्ड इसलिए कि ये वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हैं जिन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखना शुरू की। दे वर द फर्स्ट टू राइट हिस्ट्री, वन ऑफ द फर्स्ट जिन्होंने हिस्ट्री लिखी थी। इसलिए ये है कि इनकी हिस्ट्री और चाइनीज में लिखी थी, तो इनके पास अभी तक हमारे पास इनके हर दौर की हिस्ट्री काफी सीधी बहुत सारी डिटेल में पड़ी है बुक्स हमारे पास, जिनके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं कि उनके साथ हुआ क्या। इसलिए हमारे पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है उसमें से, फिर इसलिए मैं कह रहा था कि लेंथ की बहुत। तो एक तो ये बात है। अब चाइना जो है ना, उसकी हिस्ट्री जो है डिवाइडेड इनटू पीरियड्स, जिनको कहते हैं डायनेस्टीज के दौर। डायनेस्टी होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। डायनेस्टी एक रूलिंग फैमिली को कहते हैं। एक रूलिंग फैमिली, एक नोबल फैमिली है या कोई भी फैमिली है, वो रूल कर रही है, इसको मलूकियत कहा जाता है ना। वो एक रूलिंग फैमिली है, किंगशिप है, वो रूल कर रही है, और जो हुकूमत है वो बाप से बेटे की तरफ जा रही है, मतलब बाप के बाद बेटा बनता है नेक्स्ट किंग, और उसके बाद उसका बेटा बनता है, और ये डायनेस्टिक सिस्टम होता है। और जब तक फैमिली में हेयर्स होते हैं, बाहर के कल्चर्स में तो ये है कि था कि मेल ही होना चाहिए, लेकिन चाइना में बड़ा ही यूनिक था कि एम्प्रेसेस जो होती थी, औरतें भी एक्सक्यूज मी वरुण, एम्परर बन जाती। ये अभी समरा ग्रुप में मैसेज आया है कि अलाउ करे मेंबर्स को, शी इज इन वेटिंग। पहले मैं ना, मुझे नोटिफिकेशन नहीं आता ना इधर। चले हम डायनेस्टीज की बात कर रहे थे। तो डायनेस्टीज जो है ना, वो ये रूलिंग फैमिली को कहते हैं, और उसके बाद वो फादर टू सन जाता है। और चाइना में ये था कि एम्प्रेसेस भी होती थी, मेल नहीं होते थे, सिर्फ हुकूमत करते थे बाप के बाद। और जो बेटियां थी वो भी कभी कभी एम्पायर बन जाती थी। उनमें एक एम्प्रेस वू है, और एक दो तीन इस तरह की एम्प्रेसेस हैं जो बड़ी ही, जिन्होंने काफी साल हुकूमत की, और वहाँ पे नए नए सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे चाइना। तो उसके बाद लेकिन डायनेस्टी खत्म होने की वजह क्या बनती है? डायनेस्टी खत्म सिर्फ दो वजह से हो सकती है। एक तो फैमिली का हेयर्स नहीं है, फैमिली के पास वो नहीं है, बच्चा नहीं है। ठीक है, बच्चा इसलिए नहीं है कि जंग हुई, बच्चा मारा गया, कोई बीमारी फैली उससे मर गया, या कोई बगावत हुई है, कत्ल हुआ, जो भी वट एवर हुआ है, उससे बच्चा नहीं है। तो कि वो फादर के बदले किंग थे, तो उससे ये होगा कि वो फिर फैमिली ट्रांसफर हो जाती है, किसी और फैमिली रूलिंग में पावर में आ जाती है। या ये होता है कि जो एम्परर है उसको तख्त से हटा दिया जाता है बगावत की वजह से। ये दो चीजें डायनेस्टिक सिस्टम को खत्म करती हैं। हमारी हिस्ट्री में जब मलूकियत इस्लामिक हिस्ट्री में भी आई है, तो चाहे वो ओटमन एम्पायर की थी या अब्बासिद की थी, तो आपको एक काफी सिमिलर पैटर्न मिलता है कि यही दो केसेस होते हैं कि या तो वो बच्चे, मतलब किंग मारा जाता है और उसके बच्चे नहीं होते, या फिर उसको तख्त से हटा दिया जाता है और फिर एक नया सिस्टम उसकी जगह आ जाता है। तो ये तो डायनेस्टी का एक सिंपल रूल था जो होता है। अब समटाइम्स क्या होता है कि जब डायनेस्टी, एक तो बगावत हुई ना, और जो डायनेस्टी थी वो खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद ये होता है कि बगावत के बाद और डायनेस्टी के खत्म होने के बाद इट समटाइम्स लीड टुवर्ड्स किंगडम, छोटे छोटे किंगडम्स बन जाते हैं, और वो किंगडम्स जो है ना वो लड़ते हैं। और वो जैसे कि अगर ये चाइना है ना सपोज, तो ये 3 किंगडम्स में डिवाइड हो गया, 4 किंगडम्स में डिवाइड हो गया, और फिर 4-5 किंगडम्स लड़ रहे हैं। ये डिफरेंट कलर से इन्होंने दिखाया ना, ग्रीन स्किन एंड रेड से, तो ये डिफरेंट किंगडम्स लड़ रहे हैं अपनी हुकूमत बनाने के लिए। और इवेंचुअली एक किंगडम दूसरे के ऊपर कब्जा कर लेता है, और वो फिर वो ऊपर अपनी डायनेस्टी शुरू कर देता है। तो ये भी होता है, डायनेस्टी गिरने के बाद ये भी कभी कभी हमें नजर आता है। अब चाइनीज जो हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं कि चाइनीज हिस्ट्री की लेंथ क्या है, चाइनीज हिस्ट्री की जो हमारे पास एवरेज लेंथ आ रही है चाइनीज हिस्ट्री की, वो तकरीबन 35 ईयर्स ज्यादा। ठीक है, यह, और ये तकरीबन 1600 BC में इनकी पहली डायनेस्टी बनी। 4 डायनेस्टीज को कहा जाता है, इनकी पहली डायनेस्टी थी। 1600 BC में हजरत ईसा के 16 साल पैदा होने, ईसा के पैदा होने से 1600 साल पहले इनकी पहली डायनेस्टी थी। और उस तब से लेके फिर एक और डायनेस्टी, फिर एक और आई, और ये पैटर्न चलता रहा टिल 1911 तक।
1911 ये जो लेटेस्ट हमारा है, मतलब 100 साल पहले था, चाइना में डायनेस्टिक सिस्टम था फॉर 3000 ईयर्स, और हर डायनेस्टी ने आके अपनी हिस्ट्री रिकॉर्ड की। इस वजह से ये हिस्ट्री इनकी रिच भी बहुत है, इंफॉर्मेशन भी बहुत है, और इतनी लेंथी भी है कि 3000 साल की हिस्ट्री हमारे पास रिकॉर्डेड आ जाती है, और बिल्कुल फुल फ्लैश फॉर्म। अब यहाँ पे ना मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि क्योंकि हमने आगे जब हम जाएंगे नेक्स्ट वीक भी कुछ कॉन्सेप्ट में, तो फिर हमारा डेट वाला की है, तो हम थोड़ा सा एक्सक्यूज टाइम मी, लें। आपकी तो आवाज जब जरूर हम बहुत ज्यादा कट क्रिएट रही है। डिस्टॉर्शन करते बहुत है। हैं तो हम एक काम डिस- देखते हैं कॉमन। जरूर आपका पिछला लास्ट मिनट बिल्कुल डिस्टॉर्शन में गुजरा है, मेरा ख्याल है आपकी बाकियों आवाज की भी बहुत ज्यादा पूछ लें। कट रही है आवाज। आप आ रही है बात आपको? हाँ जी, अब आ रही हाँ है। जी। ठीक है, तो कहाँ में डिस्टॉर्ट होने शुरू हुआ था मुझे बता दें। आपने जहाँ कहा कि 3000 ईयर्स तक की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है हमारे पास उनकी। अप टू 1911। हाँ, तो हमने वो बात तो कर लिया। अब मैं वो कह रहा था कि हम डेटिंग का देख लेते हैं। ये तो ओवरऑल बात है, चाइनीज हिस्ट्री से थोड़ा सा मैं हट के बताने लगा हूँ, क्योंकि आगे हमें पढ़नी है कि बीसी और एडी को तो हम जानते हैं ना कि बीसी को कहते हैं बिफोर क्राइस्ट का पीरियड, तो हम उससे कैलेंडर को डेट करना शुरू कर देते हैं हिस्ट्री का। एडी का क्या मतलब है, कोई बताएगा? आफ्टर डिपार्चर। आफ्टर आफ्टर डिपार्चर ऑफ क्राइस्ट या आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है ना एडी को, नॉर्मली हमारे हमें यही पता है। लेकिन एडी का ये मतलब नहीं, मुझे भी थोड़े दिन पहले ही पता चला कि मुझे यही होता था कि अगर बीसी बिफोर क्राइस्ट है और एडी आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट है, तो हजरत ईसा का दौर का जो टाइम है वो तो काउंट ही नहीं हो रहा कैलेंडर में। तो दरअसल एडी जो है ना वो एक लैटिन वर्ड से निकला है, एनो डोमिनी वर्ड है, वो मैं शेयर कर दूंगा, ANNODOMINI, एनो डोमिनी, ये लैटिन वर्ड है। एनो डोमिनी का मतलब है ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो हजरत ईसा जिस साल पैदा हुए हैं उसको एडी कहा जाता है, नॉट आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट नहीं है, बल्कि एनो डोमिनी है, जो लैटिन वर्ड है। एनो डोमिनी का मतलब है ईयर ऑफ द लॉर्ड, जो हजरत ईसा की पैदाइश का साल। तो बिफोर जो बीसी है, 1 BC के बाद 1 AD शुरू होता है इमीडिएटली, हजरत ईसा की पैदाइश से साल पहले, एंड हजरत ईसा की पैदाइश से एडी का कैलेंडर शुरू हो जाता है। एक तो ये बात थी। लेकिन आपको मॉडर्न बुक्स में जो है ना, क्योंकि हर तरफ सेकुलराइजेशन बहुत ज्यादा हुई है, तो सेकुलर्स आ गए हैं, तो वो यूज नहीं करते एडी को टर्म के तौर पर, क्योंकि वो कहते हैं क्रिश्चियनिटी की टर्म है। तो अब वो सीई यूज करते हैं। सीई का मतलब है कॉमन एरा। तो आपको अब नॉर्मल टर्म्स मिलेंगे, बीसीई बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट एरा, और सीई कॉमन एरा भी बेसिकली एडी का सेकुलर वर्जन है। तो उसको क्रिश्चियनिटी से रिलेट नहीं करते, तो कॉमन एरा भी हजरत ईसा की पैदाइश के बाद से शुरू होता है। तो आपको सीई या एडी दोनों मिलते हैं, ये मैंने क्लैरिफाई कर दूं बात। अब हम चलते हैं, स्क्रीन में शेयर कर दूं। हाँ, अब हम चाहिए है चाइना का डायनेस्टी का सिस्टम। ये इनकी पहली डायनेस्टी थी। मैंने कहा कि इनकी देखें, ये 2070 में बीसीई में, इन्होंने भी बीसीई लिखा हुआ है, उसमें शुरू हुई थी, और 1600 सीई तक रही थी, और उसके बाद ये डायनेस्टी चलती रही है। देन शैंग थे, शैंग के बाद जाओ थे, और उसके बाद इस तरह की एक पीरियड आया जिसको हम ये ऑटम स्प्रिंग पीरियड कहते हैं। मतलब ये वो वाला दौर है जहाँ पे बगावत, मैंने कहा, हुई है। बगावत के बाद किंगडम्स में डिवाइड हो गया, तो कोई डायनेस्टी रूल नहीं कर रही थी, कोई फैमिली रूल नहीं कर रही थी, बल्कि 4-5 किंगडम्स लड़ रहे थे मुसलसल। फिर वॉरिंग स्टेट पीरियड है, यहाँ पे भी किंगडम्स लड़ रहे थे, और इस तरह आपको एक पैटर्न मिलता है। तो मतलब ये है कि एक डायनेस्टी आई, उसने दूसरी को हटा दी, पिछली को हटाया, वो आई, फिर उसके बाद एक और डायनेस्टी आई, फिर किंगडम्स में डिवाइड हो गया चाइना। फिर वो किंगडम में से जो जीत गया, उसके बाद मतलब वॉरिंग स्टेट पीरियड में चिन डायनेस्टी जीत गई, तो चिन ने अपनी रूलरशिप बनाई, और उसके बाद वो उन्होंने की। देन अगेन हान डायनेस्टी, हान डायनेस्टी आई, हान डायनेस्टी के बाद थ्री किंगडम पीरियड, वो भी बगावत का दौर। और इस तरह ये थ्रू आउट हिस्ट्री में, सारी बात नहीं करूँगा,
सिमिलर नेम्स हैं काफी सारे, ये थ्रू आउट ये चलता रहा है, ठीक है। इसमें आप ये नोटिस करना कि सीई लिखा हुआ है, कॉमन एरा। तो इसमें कोई पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट जो है, हम वो शुरू वाली दो तीन को एग्जांपल के तौर पे यूज करेंगे इन डायनेस्टीज को, क्योंकि आखिरी डायनेस्टी थी, पहली थी शाह डायनेस्टी, डायनेस्टी किंग डायनेस्टी जो 1911 में जाके खत्म होगी बगावत के बाद, परमानेंटली डायनेस्टिक सिस्टम 3000 साल पुराना अबॉलिश कर दिया। जो युआन डायनेस्टी थी दरमियान में, ये है, ये जब अब्बासी दौर चल रहा था तब की है, ये मंगोलों की डायनेस्टी है। तो ये आउटसाइड चाइना से जो थी डायनेस्टी है, युआन डायनेस्टी इसको कहा जाता है, ये वो उनकी थी, मंगोलों ने जो आके बनाई थी। मंगोलों की हमने आगे डिटेल करनी तो वो तब कवर होगी इंशाल्लाह। इसमें यह है कि एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में भी यहाँ पे बात ऐड करता जाऊँ कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो थी ये डिफरेंट दौरों में बनती रही है वॉल, मतलब पूरी वॉल तो किसी एक पर्टिकुलर दौर से हम इसको रेफरेंस नहीं करते कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है ये कब बनी, ये डिफरेंट दौरों में बनती रही। और इवेंचुअली ये है कि ये थ्रू आउट डिफरेंट पीरियड जिसको डिफरेंट डायनेस्टीज ने काम किया। जो मिंग डायनेस्टी थी जो यहाँ पे इसको कहेंगे, ये वाली मिंग डायनेस्टी जो थी, सेकंड लास्ट डायनेस्टी जो थी, उन्होंने आके इसको कंप्लीट किया था, लेकिन बनाया उन्होंने नहीं था, बनाया काफी सालों से बन रही। और इसका पर्पस ये था कि जो चाइनीज ये बॉर्डर के तौर पर एक्ट कर रही, ये बॉर्डर के तौर पे थी, क्योंकि जो वॉल के उस तरफ का इलाका था वहाँ कबीले रहते थे, और उन कबीलों के लोग जो थे वो बड़े खतरनाक थे, और वो हमला करते थे चाइना पे हर टाइम। तो इन्होंने वॉल बनाई थी एज अ बॉर्डर और एज अ प्रोटेक्शन। 21,000 किलोमीटर लंबी ये दीवार है, 21,196 किलोमीटर लंबी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। और जिन ये नोमैड्स थे या कबीलों से ये चाइना ने बचाने के लिए वॉल बनाई थी, वो कबीले इवेंचुअली उनको नाम दिया गया था मंगोल, वो कबीले मंगोलों के कबीले थे, जो इवेंचुअली जिन्होंने मंगोलों की शक्ल ली। इनिशियली वो नहीं थे, पर इवेंचुअली उन्होंने मंगोलों की शक्ल ली। और ये वॉल जो है ये चाइना की यहाँ से शुरू हो जाती है, और ये जो ये स्ट्रिप नजर आ रही है, और ये यहाँ तक जाती है, 21,000 किलोमीटर लंबी ये वॉल है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। इसके बाद हम चले जाते हैं, अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो कोई बता दे। ये अभी आपने कहा कि मिन डायनेस्टी जो है इन्होंने फाइनल टच दिया था, इसके आगे आपने क्या कहा, यही मंगोल थे हाँ, जो जिन्होंने इसको टच दिया, या नहीं नहीं सच नहीं दिया, मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये बेसिकली वॉल नोमैडिक रेडर से बचाने के लिए, जो कबीले हमला करते थे चाइना के ऊपर उनसे बचाने के लिए, जो मंगोलिया और इस इलाके से हमला करते थे, उनके लिए वॉल, उनको रोकने के लिए वॉल बनाई थी दरअसल चाइना ने एज अ बॉर्डर फॉर प्रोटेक्शन अपनी स्टेट की। तो ओके ये जो कबीले थे ये इवेंचुअली इन्होंने मंगोलों की शक्ल, दे बिकेम द मंगोल्स, जो पॉपुलरली नोन एज द मंगोल्स हैं, वो यही हैं जो कबीले शुरू में चाइना पे हमला करते थे, और इवेंचुअली चंगेज खान के आने के बाद वो हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ, एंड दे चेंज किए। एक और भी बात मैं आप पे क्लैरिफाई कर वॉल दूं की यहाँ लेंथ पे कि कितनी, अगर हम में देखें ना तो हम्म तो वॉल वॉल की की लेंथ लेंथ 21,196 किलोमीटर, काफी लेंथ की वॉल है, तो तकरीबन 22 तकरीबन बन जाती है। तो जो हम ये चाइना है ना ओवरऑल, लेकिन जो इसकी सेकंड डायनेस्टी है, चैंग डायनेस्टी इतनी एरिया पे रूलरशिप थी उनकी, तो दो डायनेस्टी तो उसकी इतने एरिया पे थी। तो ये भी क्लैरिफाई करूँ कि चाइना बहुत बड़ा है और वो एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट में है, लेकिन थ्रू आउट हिस्ट्री इस तरह नहीं रहा। डिफरेंट डायनेस्टीज आई हैं और उनके दौरों में चाइना पूरा ऑक्यूपाइड नहीं था। ये मिंग डायनेस्टी जिन्होंने वॉल पे बहुत काम किया था, इनका भी पूरा चाइना पे ओवर रूलरशिप नहीं। तो चाइना बहुत सारे डिफरेंट थे, वहां में बताया मंगोल भी थे पीरियड। और ये जुआन डायनेस्टी है मंगोलों की डायनेस्टी, ये जरूरी नहीं है, जब मंगोल पढ़ेंगे तो वहां पे हमारा कवर हो जाएगा। तो अब हम ये चलते हैं यहाँ से इनकी फिलोसॉफिकल। वरुण भाई, ये इसकी जो लेंथ है वॉल की, हाँ जी, वो लेंथ है मतलब हाइट आप कह रहे हैं, या मतलब जो इसकी स्पैन है वो हाइट हाइट की बात स्पैन है, मैं कर स्पैन की बात कर रहा हूँ, लेंथ की बात कर रहा हूँ, हाइट की नहीं बात कर रहा। ये हाइट। मतलब एक चीज स्ट्रेच कर रही है, कितने ओके, किलोमीटर स्ट्रेच कर रही अच्छा। है उसकी बात। यानी लेकिन मैं इसकी अब चाहना नंबर तो मैं वैसे बता दिया, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता इस डिटेल में कि वॉल की लेंथ कितनी है अपना, बिकॉज पता है वॉल की स्लेब पार्ट, और बड़ी लंबी वॉल थी, मुझे चाहिए काफी है। तो एक और फन फैक्ट बता देता हूँ चाइना के बारे में। चाइनीज जो थे द फर्स्ट वंस जो चाय को यूज करे मेडिसिन, और इवेंचुअली फिर उन्होंने चाय की जो चाय थी उसको अपने अडॉप्ट कर लिया था अपने डेली लाइव्स में।
और वहां से फिर चाय दुनिया में फैलती गई, और टी लीव्स और ये चाइना से शुरू हुआ था सारा। दे यूज्ड इट एज मेडिसिन, और उसके बाद उन्होंने इसको अपनी डेली लाइफ में एज अ ड्रिंक के तौर पे यूज करना शुरू कर दिया। अब हम जाते हैं आज के जो मेन कॉन्सेप्ट है चाइना का, जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम हिंदुइज्म में भी हमने देखा कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन क्या है और सारा उनका क्या कल्चर है, तो अब चाइनीज का भी हम ये कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो एक तो ये है कि चाइनीज जो थे ना, इनका हेवन पे जो कॉन्सेप्ट है, जब हेवन वर्ड यूज चाइनीज करते हैं ना, तो हेवन का मतलब जन्नत नहीं होता, हेवन का मतलब गॉड होता है इनकी जुबान। एक हेवन है, ये इसका हेवन को ये टियान कहते हैं, TIAN, मैं लिख दूं वो में, टियान कहते हैं, हेवन जस्ट को कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक हेवन जो दूसरा है, जब ये कहते हैं हेवन हेल्प अस, हेवन डिस्ट्रॉय देम, फॉर हेवन सेक, तो ये कह रहे होते हैं फॉर गॉड सेक। हेवन को ये गॉड कहते हैं, तो मतलब ये गॉड को हेवन कहते हैं, तो ये कहते हैं हेवन हेल्प अस, तो मतलब गॉड हेल्प अस। तो इसलिए जब भी ये हेवन रेफर करेंगे, वरना ये टियान कहेंगे, ये टियान वर्ड यूज करेंगे जन्नत के लिए। लेकिन जब ये वर्ड यूज कर रहे हैं हेवन, दे आर रेफरिंग टू गॉड, इसलिए आपको इनकी बुक्स में गॉड का वर्ड कम मिलेगा, आपको इनकी बुक्स में हेवन का वर्ड मिलेगा। जब भी ये हेवन कह रहे हैं, तो मतलब ये गॉड की बात है। हेवन का इनका कॉन्सेप्ट था कि स्पिरिचुअल हेवन है, और वहीं पे इनके ड्रैगन का कॉन्सेप्ट भी आया कि ड्रैगन क्या क्या है, इन्होंने पूरा वो इनकी स्टोरी थी। लेकिन हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मैंडेट ऑफ हेवन। मैंडेट तो हम समझ लेते हैं कि सिलेक्शन एक किस्म की, और हेवन ने सिलेक्ट किया, और हेवन मैंने बता दिया हेवन क्या है, हेवन गॉड, गॉड ने मैंडेट दिया, गॉड ने सिलेक्ट किया। ये एक हिस्टोरिकली प्रोपोगेंडा भी था चाइनीज का, एक डायनेस्टी को दूसरी डायनेस्टी पे पावर देने के लिए, और एक किस्म का उनका रिलीजियस बिलीफ भी कुछ एंगल से था। क्योंकि वो कहते थे कि भाई अगर एक डायनेस्टी है, जैसे शैंग डायनेस्टी थी ना दूसरी डायनेस्टी, तो शैंग ने ये कहा कि जो शाह डायनेस्टी पहली थी, हमने उसको इसलिए गिराया कि मैंडेट जो है वो हमारी फेवर में आ गया। मैंडेट ऑफ हेवन जो है ना, वो शैंग डायनेस्टी की फेवर में आ गया, क्योंकि शाह डायनेस्टी के लोग जो थे ना, वो बड़े ही गंदे लोग थे। जब जाओ डायनेस्टी आई, तो उन्होंने कहा कि जो शैंग डायनेस्टी है, वो अपने दुश्मनों को पका के खा जाते थे और इस तरह की बातें, तो इसलिए जो है ना, शैंग डायनेस्टी बुरी थी, इसलिए हमें मैंडेट ने फेवर किया, हमें गॉड ने हमें मैंडेट दे दिया रूलरशिप का। तो इसको एज अ प्रोपोगेंडा के तौर पर भी बड़ा इन्होंने यूज किया, मैंडेट ऑफ हेवन के कॉन्सेप्ट को, और इसको रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी मानते थे। और इसका एक बड़ा अच्छा साइकिल इन्होंने यहाँ दिया हुआ है कि एक नई डायनेस्टी, ठीक है, और उसने क्या किया, आके पीस लेके आई, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, उसने गरीबों को लैंड दिया, उसने लोगों को प्रोटेक्ट किया। कुछ जनरेशन गुजर गई, मतलब दो कुछ सेंचुरीज गुजर गई, और वो न्यू डायनेस्टी जो है वो ओल्ड डायनेस्टी बन गई। वो टैक्स करने लग पड़ी लोगों को, उसने लोगों को प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया, उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स ने इनको वैसे ही छोड़ दिया, नहीं उन पर काम और किया, और उन्होंने अनफेयरली ट्रीट किया। तो फिर क्या हुआ कि ओल्ड डायनेस्टी ने मैंडेट लूज किया हेवन का, ठीक है, गॉड की फेवर लूज की उनकी जुबान, और उनकी जुबान में ये, और हुआ क्या उसकी वजह से, वो उनको क्योंकि रीजन चाहिए ना, जैसे हर इंसान को रीजन चाहिए कि भाई मेरा पर्पस क्या, उनको रीजन चाहिए कि भाई सैलाब क्यों आए, जलजिले क्यों आए, बगावत क्यों हुई इस डायनेस्टी को गिराने के लिए। तो वो कहते हैं कि मैंडेट फेवर में नहीं है, और जब मैंडेट चला गया ओल्ड डायनेस्टी का, तो फिर प्रॉब्लम्स क्या है, करप्शन फैली, फ्लड्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, पेजेंट्स जो हैं बगावत कर रहे हैं, बाहर से हमले हो रहे हैं, और डिफरेंट ये जो चोर डाकू वो भी हमले कर रहे हैं। तो इस तरह, और फिर क्या होता है, एक न्यू डायनेस्टी आती है उनकी जगह, और मैंडेट उनको फेवर करता है, और मैंडेट हेवन वो क्लेम कर लेती हैं, और वो बन जाती है न्यू डायनेस्टी। और ये डायनेस्टिक साइकिल चाइना की हिस्ट्री का चलता रहता है इसी तरह। दरमियान में क्या होता है कि समटाइम्स 4-5 किंगडम में डिवाइड होकर दौर शुरू हो जाता है, जिसमें लड़ाइयाँ होती हैं, और उसके बाद फिर यही साइकिल चलता है। तो मैंडेट ऑफ हेवन जो है, ये इनका रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी है, और एक जो एम्परर्स थे और जो एम्पायर्स थे, उनके जो डायनेस्टीज थी, वो इसको प्रोपोगेंडा भी करती थी इस्तेमाल करने के लिए कि मैंडेट हमारी फेवर में आ गया। और वो बेसिकली बताते थे कि भाई सलाब, जब वो शैंग डायनेस्टी ने हुकूमत की थी, तो सलाब इसलिए आया था कि वो उन्होंने मैंडेट लूज कर दिया था, क्योंकि वो बहुत जाहिल थे, या वो इस तरह की। सही है, यहाँ तक आ गई समझ? जी बिल्कुल, मुझे तो आई है। भाई ये रिपीट कर दें कि ये प्रोपेगेंडा कौन करते थे, ये मैंडेट ऑफ हेवन के? मतलब एक तो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है ना, वही बात है कि वो मजहबी, एक तो जैसे हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं ना कि वो मजहब को यूज करते हैं अपने प्रोपेगेंडा के लिए भी, लोगों की फेवर लेने के लिए, तो उसी तरह वो मैंडेट यूज करते थे जस्टिफाई करने के लिए। जबकि नेचुरल रीजन था कि भाई जब प्राइसेस बढ़ जाएंगी, जब आप ज्यादती करोगे, तो लोग फिर बदले में बगावत ही करते हैं ना हुकूमत गिराने के लिए। तब लेकिन वो क्या कहते थे कि ये इसलिए बगावत हुई है कि मैंडेट ऑफ हेवन जो है वो इनका शिफ्ट कर गया, ये हमें मिल गया।
दूसरी डायनेस्टी कहती थी कि हमें मिल गया है मैंडेट, हमारी फेवर में आ गया, और ये जो पिछली डायनेस्टी थी इसका मैंडेट चला गया क्योंकि इन्होंने ज्यादती की थी लोगों के, इसलिए इस्लाम आए थे, इसलिए बगावत हुई। तो ये इसको प्रोपोगेंडा के तौर पे है। रिलीजियस कॉन्सेप्ट तो था बिल्कुल अलग किस्म का, लेकिन इसको प्रोपोगेंडा के तौर पे भी ये यूज करते थे। और ये जो हेवन का कॉन्सेप्ट भी है ना सारा, मैंडेट ऑफ हेवन, ये जाऊ डायनेस्टी ने बनाया था, जो कि तीसरी डायनेस्टी है अगर इस कैलेंडर के हिसाब से हम देखें तो ये इनकी तीसरी डायनेस्टी है ये वाली। इन्होंने बेसिकली शैंग को गिराने के लिए ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया कि मैंडेट ऑफ हेवन का, कि भाई इसलिए शैंग की तबाही हुई है और हमें पावर में आए कि शैंग जो थे वो बहुत ही गलत हरकतें करने लग पड़े थे, इसलिए इनकी ताकत खत्म हुई, इनका डिके हुआ और इनका एम्पायर जो है वो गिर गया। तो जरून भाई, ये जो उसके डायनेस्टीज थी इनमें क्या अलग अलग, यानी जैसे वो होता है कि खानदान थे कि वो आपस में दूसरे को अटैक करते थे, या जैसे वो सिटी स्टेट्स वाला कोई डायनेस्टी मैंने कॉन्सेप्ट था? यही बताया था, मैंने वो शुरू में यही बताया था, वो आपने सीधा कि रूलिंग फैमिली जो है ना वो एक डायनेस्टी है, और फादर टू सन वो रूलरशिप जा रही है, हाँ और वो हाँ तब खत्म होगी जब फैमिली में बच्चे नहीं होंगे, या हाँ हाँ। बगावत होगी और डायनेस्टी खत्म होगी, और ये थ्रू आउट चलती रहती है। कभी ओके, तो कभी फिर क्या कोई होता है कि और एक फैमिली डायनेस्टी उन पर आती है अटैक उसके कर बाद देगी एक और अपनी डायनेस्टी अटैक बना कर देती है। लेगी। लेकिन समटाइम्स अच्छा। क्या होता है, इस तरह का होता है, ये जिस मैप पे नजर आया थ्री किंगडम पीरियड है ना चाइनीज हिस्ट्री का, बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है। इसमें क्या होता है, डायनेस्टी खत्म हुई थी जो पुरानी थी, और चाइना थ्री किंगडम्स में डिवाइड हो गया था। अब तीनों डायनेस्टीज थी, तीन डायनेस्टी एक टाइम में चाइना में रूल कर रही थी, लेकिन ये लड़ रहे थे जंग। तो ये एक दौर कहते हैं किंगडम्स का दौर शुरू हो गया था, जंगें हुई, उसके बाद जो जीता उसमें ये हान जो थे ना, ये जीत गए थे येलो वाले, और इन्होंने फिर अपनी डायनेस्टी बाद में कायम की, जिसको हम यहाँ पे अगर देखें तो ये हान डायनेस्टी, इन्होंने अपने आप को पावर में लिया। तो ये इस तरह आपको थ्रू आउट पीरियड इस तरह मिलता है कि दो तीन डायनेस्टी लड़ी, एंड देन वन एक जीत गई और उसने अपने आप को पावर में लिया। तो कभी कभी किंगडम्स का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन ओवरऑल बड़ा दौर डायनेस्टीज का, रूलिंग फैमिलीज का, और दरमियान में किंगडम्स लड़ते हैं डायनेस्टी ही बनाने के लिए इवेंचुअली। तो अल्टीमेट गोल तो डायनेस्टी ही बनता है इनका। अब यहाँ पे ना हम अपना जो ये पार्ट हमारा था पहला चाइनीज हिस्ट्री का, अब सेकंड पार्ट जो है वो है कन्फ्यूशनिज्म। ठीक है, कन्फ्यूशनिज्म के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे कि कन्फ्यूशन जो था ना, कन्फ्यूशनिज्म के बारे में पहले एक बात बता दूं, कन्फ्यूशनिज्म इनकी एक फिलोसफी है, इनका एक रिलीजियस बिलीफ समझ, ठीक है। लेकिन ये पूरी चाइनीज हिस्ट्री को हम कन्फ्यूशनिज्म में कंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना में बुद्धिज्म भी था, चाइना में टाओइज्म भी था, तो चाइना में सिर्फ कन्फ्यूशनिज्म नहीं था, तीन बड़े वेज हैं इनके, जिसमें टाओइज्म, बुद्धिज्म और कन्फ्यूशनिज्म तीनों आते हैं। हाँ, मैंने कहा हम एक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो हम सिर्फ अभी कन्फ्यूशनिज्म के पर्सपेक्टिव से इनका थियोलॉजी को थोड़ा सा देखेंगे। अगर क्लास एंड हो जाती है सपोज, तो फिर हम दोबारा शुरू कर लेंगे। अब समरा आप लिंक भेज देना ग्रुप में ना, तो मैंने ओके कहा पहले बता दूं क्योंकि वो मुझे टाइमर आ गया। तो ओके। इसमें यह है कि कन्फ्यूशनिज्म जो है वो, कन्फ्यूशनिज्म क्यों उसको कहते हैं कि वो कन्फ्यूशन ने इंट्रोड्यूस किया था। कन्फ्यूशन जो था वो एक फिलोसफर था चाइनीज हिस्ट्री में, जो वॉरिंग स्टेट पीरियड में रहता था, जो कि ये दौर है वॉरिंग स्टेट पीरियड जिसको कहा जाता है। 481 हजरत, मतलब ये हजरत ईसा की पैदाइश से तकरीबन 400 साल पुराने दौर में कन्फ्यूशन था, या अलेक्जेंडर के दौर को तादाद में समझ लें, वो वाला दौर चल रहा था अभी। तो ये जो था, इसने पॉलिटिकल सिस्टम और फिलोसॉफिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कन्फ्यूशन ने। ये कन्फ्यूशन है, इसने पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और ये चाइना को एक स्टेबल स्टेट बनाने के लिए सोल्यूशंस दे रहा था। और इसने उस दौर के जो एम्परर्स थे और उस दौर के जो किंग्स थे, उनको इसने ये सिस्टम अपना इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन वो इसकी किसी ने बात ना मानी कन्फ्यूशन की। और कन्फ्यूशन जो है वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं अचीव कर सका, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने होते होते 3,000 स्टूडेंट्स ट्रेन कर दिए अपने इस फिलोसफी में और अपने इन पॉलिटिकल सिस्टम में, और उनको किताबें भी लिखवाई उनसे, और अपना ये सिस्टम उनके थ्रू फैला दिया। तो जब वो मरा तो उसके 3,000 स्टूडेंट्स थे, और उसके 3,000 स्टूडेंट्स ने उसके मरने के बाद उसका सिस्टम पूरे चाइना में फैलाना शुरू किया। और इवेंचुअली ये हुआ कि जब थोड़ी सी दो तीन डायनेस्टीज के कन्फ्यूशन के मरने के थोड़े अरसे बाद, मतलब तकरीबन 100-200 साल बाद, उसका सिस्टम ऐसा रब हुआ कि जो नई डायनेस्टी, चिन डायनेस्टी जब आई, तो उन्होंने आते ही कन्फ्यूशन के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर लिया, और उन्होंने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया, और कन्फ्यूशनिज्म जो है उसने अपनी एक मेजर चाइना में रोल प्ले करने लगा। अब कन्फ्यूशनिज्म क्या है? कन्फ्यूशनिज्म में उसके बेसिक बिलीफ ये हैं कि एक स्टेबल और पीसफुल सोसाइटी बनाने के लिए ना, हमें राइट पर्पस और राइट अल्फाज होने जिंदगी में जरूरी है, कन्फ्यूजन के मुताबिक, कि अल्फाज ये कि राइट एग्जाम्पल हो, हम सही लोगों को फॉलो कर सकें। और वो सही लोग इसकी नज़र में कौन थे? वो सेज एम्परर थे,
वो सेज एम्प्रेस कौन? सेज एम्प्रेस वो लोग जो पिछले एम्प्रेस से पुराने दौरों के, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए थे, उन एम्प्रेस को सेज एम्प्रेस कह रहा था। और उनको कहा था कि वो हमारे अल्फा हैं, हम उनको कॉपी करेंगे, हम उनके लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे। तो एक तो इसने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया ना कि हमें सेज एम्प्रेस के तरीके पे चलना पड़ेगा, तभी एक स्टेबल सोसाइटी में। उसके बाद इसने ये इंट्रोड्यूस किया कि हमें हर इंसान को अपने आप को 5 रिलेशनशिप इसने इंट्रोड्यूस किए। उन रिलेशनशिप के मुताबिक हर बंदा अपने आप को सोसाइटी में पोजीशन कर लेगा, और अगर ये कर लेगा तो उससे एक स्टेबल सोसाइटी बन जाएगी। वो 5 रिलेशनशिप क्या है? नंबर 1, रूलर टू रूल, जो रूलर था और उसकी जितनी बादशाह और उसके आगे जितनी उसकी राय है, वो एक तो ये रिलेशनशिप। सेकंड है फादर टू सन, उसके बाद है हस्बैंड टू वाइफ, फिर है फ्रेंड ब्रदर, यंगर ब्रदर, ओल्डर ब्रदर टू यंगर ब्रदर, और उसके बाद है फ्रेंड टू फ्रेंड। और इसमें को नजर तो आ गया कि इसमें औरतों का काफी साइड मार्जिनलाइज किया हुआ है, ऐसे थ्रू आउट हिस्ट्री होता है। तो ये 5 रिलेशनशिप्स, और उसने कहा था इनके अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को एडजस्ट कर लेना रिलेशनशिप के मुताबिक, और वो सेज एम्परर की एग्जांपल को फॉलो करें, तो यू कैन लीड बेटर लाइफ। और इवेंचुअली आपका एम क्या होना चाहिए? आपका एम होना चाहिए टू बिकम अ चुनजी। चुनजी जो है, इसको वर्ड लिखते हैं JUNZI, चुनजी। चुनजी का मतलब होता है सुपीरियर मैन। तो अल्टीमेट गोल क्या है आपका? पर्पस क्या है? टू बिकम अ सुपीरियर मैन। चुनजी बनना आपका गोल। और चुनजी अब कब बनेंगे? जब आप सेज एम्परर की एग्जांपल को फॉलो करेंगे, और उसके साथ साथ आप जो है वो 5 रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट कर लीजिए। ये तो चुनजी का एक एक्सपेक्ट था कि आपने सुपीरियर मैन कैसे बनना है। लेकिन सुपीरियर मैन का एक और एस्पेक्ट भी है, वो ये है कि वो रेन और ली का कॉन्सेप्ट है। रेन और ली का कॉन्सेप्ट, ये है ली का सिंबल और ये है रेन का सिंबल, जबकि यहाँ जैन लिखा हुआ है लेकिन वो रेन नहीं प्रोनाउंस। तो ये रेन और ली का कॉन्सेप्ट है। रेन और ली का मतलब क्या है? रेन का मतलब ये है, आज की जुबान में बताऊं तो रैन का मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस। सादा सी कि आपने हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर बिहेवियर प्रैक्टिस करना है। अगर आप ये करेंगे तो आप चुनजी बन पाएंगे। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। और दूसरा एस्पेक्ट ये था ली का कि आपने इबादत करनी है, रिचुअल्स फॉलो करना। अब रिचुअल्स इनके चाइनीज के मोस्टली रिचुअल्स जो थे वो क्या थे? तो हम थे, आप वो बता रहे थे रैनली का कि इमोशनल रिचुअल्स पे। इंटेलिजेंस और फॉलो द रिचुअल्स। हाँ हाँ, मैं वो रिचुअल्स वाली बात की, क्योंकि ये काफी स्कैटर्ड है, तो मैं थोड़ा उसको मैंने कहा लाइन कर दूं कि ताकि समझ आ जाए। क्योंकि कंफ्यूशनिज्म जो है ना, वो किसी एक पॉइंट पे, इसलिए कंफ्यूशनिज्म का कुछ सिंबल भी नहीं है। आपको यहाँ ये एक सिंबल नजर आ रहा हो अगर स्क्रीन पे, तो वो ये है। लेकिन ये कंफ्यूशनिज्म का सिंबल नहीं है। ये वाटर का सिंबल है, लेकिन वो उसको कंफ्यूशनिज्म के लिए तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वो इस सिंबल को भी कंफ्यूशनिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो येन और यांग का कॉन्सेप्ट है, ये रैन और ली के सिंबल को भी इस्तेमाल करते हैं। तो कोई एक सिंबल नहीं है, कोई एक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, थोड़ा सा स्कैटर्ड है। लेकिन इसको हम थोड़ा सा लाइन कर लेते हैं दोबारा से एक दफा, कि कन्फ्यूशियन ने जो अपनी फिलॉसफी दी थी उसमें उसने सादा जो इंट्रोड्यूस किया था कि आपने सेज एम्परर को फॉलो करना है अल्फा के तौर पे। आपने उसके साथ साथ सेज एम्परर को फॉलो करने के साथ साथ आपने जो अपने आप को 5 रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अलाइन कर लेना है, उनके अपने आप को सेट कर लेना सोसाइटी में उन 5 रिलेशनशिप के मुताबिक। और आपका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? कि आपने चुनजी बनना, टू बिकम अ सुपीरियर मैन। और सुपीरियर मैन बनने के लिए, क्योंकि ये तो आपने दोनों चीजें की, तो सुपीरियर मैन की तरफ जा रहे हैं, और उसके लिए साथ में बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको रैन और ली चाहिए, आपको रिचुअल चाहिए, ऐसे रिचुअल जो जिसमें आप अपने बाप पर दादा की जो है ना रिस्पेक्ट करें, मतलब रिस्पेक्ट जो मर गए हैं उनकी, उनके लिए आप जो भी हिंदुइज्म में तो दिए जलाते थे, जो करते थे, लेकिन यहाँ पे जो भी उनका कॉन्सेप्ट था कि आप उनको किसी तरह रिस्पेक्ट भेजें आफ्टर लाइफ में समहाउ। और जो भी रिचुअल्स उनके होते थे। और लीग रैन का कॉन्सेप्ट ये था कि आप खुद अपने आप को बिहेवियर आपका प्रैक्टिस करें, आप बेस्ट बिहेवियर हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो आप चुनजी बन जाएंगे। तो एंड पे सेंट्रल पीस हमारा क्या है? टू बिकम चुनजी। ये गोल है हमारा सुपीरियर मैन बनना। उसमें जो पीछे से 2 रास्ते आ रहे हैं वो ये है कि हमने स्टेज एम्परर की एग्जाम्पल फॉलो करनी है, और हमने 5 रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट करना है। और साइड पे जो चुनजी बनने के लिए जो 2 चीजें साथ चाहिए, यू नो वो ये हैं रैन और ली। ठीक है, और ये टोटल हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है कन्फ्यूशनिज्म। यहाँ तक समझ आ गई? हाँ जी। यस।
ठीक है, अब यहाँ पे बस हम एंड पे पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट इसके। तो हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बात देखते हैं कि अगर आप किसी उस दौर के पुराने कन्फ्यूशियन स्कॉलर के पास जाते जो कन्फ्यूशियनिज्म पढ़ाता था और उसको कहते कि एम्परर क्या था, उसको बुला के कि मैं अच्छा एम्परर कैसे बनूं, तो उसको कहता कि अच्छा एम्परर बनने के लिए और मैंडेट ऑफ हेवन को अपनी फेवर में लेने के लिए तुम्हें हमारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कन्फ्यूशियन क्लासिक्स पढ़ने पड़ेंगे जो हमने अब खुद से लिखी। इन अदर वर्ड्स, कन्फ्यूशियन स्कॉलर एक एम्परर को कहेंगे कि अच्छा एम्परर बनने के लिए तुम्हें हमारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। इसका मतलब ये है, ये हमें एक बड़ा रिलेशनशिप हिस्ट्री में दिखाता है जो आज तक एग्जिस्ट करता है उन लोगों के दरमियान जो हिस्ट्री लिखते हैं और वो लोग जो हिस्ट्री बनाते हैं। और इन दोनों में डिफरेंस तो है, लेकिन अल्टीमेटली जो लोग हिस्ट्री लिख रहे होते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की थी, वे बायसनेस भी आती है, तो उसी तरह जो लोग हिस्ट्री लिख रहे होते हैं वही लोग हिस्ट्री साथ बना भी रहे होते हैं। और यहाँ पे बड़ा जाहिर हो जाता है कि कन्फ्यूशियन स्कॉलर पुराने जमाने तक यही, पुराने जमाने में भी और अभी भी यही कहेगा कि बेस्ट वे टू बिकम ए गुड एम्परर, अब तो एम्परर नहीं है, गवर्नमेंट सिस्टम है, लेकिन अगर एम्परर को यही कहेंगे वो कि अगर अच्छा एम्परर बनना है तो हमारी किताबें पढ़ो जो हमने खुद लिखी। तो वील राइट द हिस्ट्री एंड वी विल मेक द हिस्ट्री। तो एक बड़ा ही चेन रिएक्शन है और हम इसको ट्रीट नहीं करते, हम समझते हैं जो लोग हिस्ट्री, हम इसको इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखते कि जो वो लोग जो हिस्ट्री लिखते हैं और वो जो लोग हिस्ट्री बनाते हैं। और कभी कभी इनमें डिफरेंस भी होता है, बिकॉज अलेक्जेंडर ने अपनी हिस्ट्री नहीं लिखी थी लेकिन उसने हिस्ट्री बनाई थी। लेकिन यहाँ पे हमें एक चेन पैटर्न हिस्ट्री का मिल जाता है, चाइनीज हिस्ट्री। ये हमारी थी चाइनीज हिस्ट्री, हमने इसमें यहाँ तक ही आई थिंक काफी रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें और फिर हम कर लेते हैं और कोई बात। मैं मेरा ये क्वेश्चन है कि हाँ जी, ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, मतलब अब तो वैसे मुझे पता है कि वो वाली दीवार नहीं है जो जुल्किरनैन ने बनाई थी, मगर ये कि पहले जब मैं काफी सुनती होती थी कि ये वही दीवार है, तो मतलब अब भी सबको ही पता है वैसे कि वो वाली नहीं है, तो क्यों उसको उसके साथ मंसूब किया जाता था पहले? क्योंकि एक ही दुनिया में पुराने दौर की बड़ी वॉल है, लाइक इतनी, मैंने बताया ना 21,000 किलोमीटर की लंबी दीवार है, और वो इतनी देर पुरानी, तकरीबन मतलब वो अगर पुरानी डायनेस्टीज ने बनाना शुरू कर दी थी ग्रेट वॉल, क्योंकि जो कबीले थे वो हमला करते थे, तो इसलिए आई थिंक वो दुनिया में सबसे ज्यादा उसको एसोसिएट इसलिए किया गया ना कि वो उन्होंने कहा कि भाई एक ही वॉल है दुनिया में जो सबसे पुरानी है और कब की बनी हुई है और थ्रू आउट जनरेशन इस पे काम होता रहा है, तो हम इसको डेट कर देते हैं। लेकिन ये सबसे फ्लॉड है कि अगर भाई हर डायनेस्टी ने आके उसको टूटी है, फिर बनाया है, बल्कि 1600 तक बनती रही है। तो इसलिए वो फिर वो तो कभी हो ही नहीं सकती थी। बट आई डोंट नो कि क्यों स्कॉलर्स ने इसको नहीं देखा इस एंगल से, बल्कि उन्होंने यही कहा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वही ये जूझ मजूद की दीवार है, जबकि दीवार तो इतनी दफा चेंज हुई है, उसमें एडिशन हुए हैं, उसमें रिपेयर हुए हैं, तो वो तो ऐसी दीवार हो ही नहीं सकती थी। और दूसरा अरेबिक चूंकि हमने नहीं पढ़ी होती थी मुझे लगता है, तो जब ट्रांसलेशन की तो उसमें लिखा हुआ कि जी दीवार बना दी जुल्करनैन ने उनके बीच बैरियर में, बनाया हालांकि जब था। बैरियर बनाया, तो अब वो हमारे दिन में बाद में गौर करना चाहिए था कि वो तांबा और सीसा से बनी हुई थी, और फिर जाहिर सर्च हुई होगी कि ये तो मिट्टी से बनी हुई, ईंटों से बनी दीवार है। तो उस टाइप का कुछ फर्क मुझे लगता है अरेबिक के से दूरी भी एक रीजन बनी हमें ये इंटरप्रेट करने में कि जी शायद यही हुई है। वही ना, हमने ये नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने वॉल बिल्ड करने की बजाय रादर ये क्यों लिख दिया कि बैरियर बनाया। वॉल भी तो लिख सकते थे ना, तो अल्लाह ताला किसी वजह से बैरियर का हाँ वर्ड यूज बिल्कुल, और किया। हमारी और उर्दू अगर में मैं, ट्रांसलेशन ही दीवार है, इसलिए गड़बड़ हुई है, वो बैरियर है बेसिकली। और इसमें ये भी देखेंगे अगर आप वॉल को देखें इस एंगल से भी और इस एंगल से भी, तो वॉल के दूसरी तरफ सब कुछ नजर आ रहा है और वॉल के इस तरफ भी सब कुछ नजर आ रहा है। तो ये वॉल ब्लॉक उस दौर में कर सकती है रेडर्स को, लेकिन ये अगर हम कहें कि वॉल के अंदर तो नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है कि उनको वॉल के अंदर चुनवा के बंद कर दिया और दीवार के अंदर नहीं बंद किया, किसी बैरियर से ब्लॉक किया यजूज मजूज को, उनको दीवार के अंदर किसी बंद नहीं किया। तो ये कॉन्सेप्ट उनको वॉल के अंदर चुनवा के दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया, मुझे अच्छे समझ नहीं है कि क्यों किया। और अगर वो ये कहते हैं कि वो वॉल के उस तरफ से, तो वॉल के उस तरफ तो हमें अच्छी तरह पता है कि मंगोल रहे थे इवेंचुअली, तो मंगोल बन जाते हैं, वो कबीले रह रहे थे। तो इसलिए ये काफी लॉजिकल पॉइंट होता है, ये पता नहीं क्यों स्कॉलर्स ने इसको कभी प्रेफर भी किया हो। अच्छा जरूर, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये आपने डायनेस्टी बताया है, तो डायनेस्टी और किंगडम बेसिकली डायनेस्टी जरा ज्यादा वास्ट था और किंगडम स्मार्टर पीस को, मतलब आई मीन शॉर्टर पीस को कहेंगे, स्मॉलर को कहेंगे? हम
हमने देखे ना डायनेस्टी जो होती है वो फादर टू सन वाली, उसकी जो मैंने बताया ना कि उसके फीचर्स में ये है कि एक तो फादर टू सन हुकूमत जाएगी डायनेस्टी में, और दूसरी बात ये है कि ये एक ही रूलिंग फैमिली रूल कर रही होगी। किंगडम्स का थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो जाती है। किंगडम्स में एक तो ये होता है कि एक तो ये फादर टू सन वाला रूल जरूरी नहीं अप्लाई कर रहा हो हर किंगडम। समटाइम्स ये भी होता है कि वो फादर टू सन बल्कि नहीं चल रहा होता सिस्टम, बल्कि वो ये होता है कि कमांडर रूल कर रहा है और फिर उसके बाद एक और कमांडर रूल कर रहा है या एक और लीडर रूल कर रहा है। तो ये हेयर वाला सिस्टम रुक जाता है कि फादर टू सन हेयरशिप जा रही है। और दूसरा ये कि उसमें एक रूलिंग फैमिली नहीं होती, मल्टीपल नोबल फैमिली हो सकती हैं। डिफरेंट फैमिली अब किंगडम्स बना के बैठी हुई है ना, एक किंगडम बनाया हुआ है यूनिटी के साथ, फिर वो बट गया। तो किंगडम से थोड़े से ऐसे फीचर्स हैं। डायनेस्टी का फीचर ये है कि एक फैमिली होनी चाहिए और एक ही पीछे से फादर टू सन रूलरशिप जानी चाहिए। तो उन फीचर्स के मुताबिक तो ये इस तरह डिफरेंट आ जाए। तो मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो ईटिंग हैबिट्स हैं चाइनीज की अभी, वो पहले जो है वो 3000 ईयर जस्ट जहाँ से स्टार्ट हो रही है तब से उनकी ईटिंग हैबिट्स ऐसी हैं, या अभी अभी आके लोग जो है वो इस तरह खाने लगे? भी मुझे वैसे एग्जैक्ट नहीं पता कि इनकी कब से, लेकिन आई थिंक वो उनका कल्चर है वो थोड़ा सा इस तरह ही था कि वो इसी तरह रहते थे। तो क्योंकि जो दो तीन रिकॉर्ड इस तरह भी है, मैंने बताया था वो शुरू में भी कि जो जब मैंडेट ऑफ हेवन की बात हो रही थी कि उन्होंने इल्जाम लगाया था, तो पता नहीं सच की हो शायद, कि जो जोड़ डायनेस्टी ने कहा था कि जो शैंग थे ना, इन्होंने अपने लिटरली रिकॉर्ड है कि उन्होंने अपने दुश्मनों को रोस्ट करके खाया था, इस वजह से इनसे मैंडेट छीन लिया गया और हमें मैंडेट दे दिया गया। तो ये हम्म। कॉन्सेप्ट था। उनका ये आइडिया था। तो अगर वो इतने शेर मंगोल, तो हमें पता है कि वो काफी खूंखार थे, वो भी इनके ही मतलब इसी पे इनके ही उन्होंने भी डायनेस्टी बनाई थी आके। तो उसमें शायद इन्फ्लुएंस मंगोलों से हुए हों, क्योंकि वो रॉ मीट खाते थे थोड़ा सा, और वो ब्लड का थोड़ा उनका था और उनकी उनका जो वो वर्शिप का स्टाइल है वो ब्लड से बहुत रिलेटेड है मंगोलों का, वो हम Related। पढ़ेंगे। तो इसलिए शायद वो उनका भी इम्पैक्ट हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि शायद ये शुरू से थोड़े से इस तरह के। अच्छा, लेकिन इससे तो ये तो बात रिलेटेड उनकी है नजर जो में वो ये जो रफ नहीं ईटिंग है। हैबिट्स है ना, एक चीज मैं बता दूं कि हमें ये मिथ है। हमें लगता है कि चाइनीज हर गंदी चीज और सब कुछ खा लेते हैं। वो सिर्फ कुछ आप समझ लें कि कोई एक मैं खास वही बता रहा था कबीला है या एरिया के लोग कि हैं जो उन्होंने इस तरह की बात है। अदरवाइज कुछ बहुत डिसेंट उनकी यानी ईटिंग हैबिट्स हैं और डिसेंट चीजें ही वो खाते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने चाइना में वही बात हर मैंने इंसान ऐड की ऐसे। थी कि वो चाय चाय भी चाइना से शुरू हुई थी। वो इसलिए मैं बता रहा था कि चाइनीज सिविलाइज लोग थे, हमें उनको थोड़ा पर्सपेक्टिव दिया गया। अनसिविलाइज उनका सिस्टम भी यही बताना समझाने की कोशिश की मेरी आज, कि दे आर नॉट अनसिविलाइज। वो जाहिल नहीं है, वो जानवर नहीं है, वो एक यूनिक कॉम नहीं, वो बड़ी सिंपल और अच्छे सिस्टम से चल रहे थे। उसमें ऑब्वियसली थोड़ी सी हैं रिकॉर्ड इस तरह, लेकिन कोई इस तरह की बात नहीं। बल्कि आई थिंक उनका सबसे मॉडर्न स्टेट उनको पहले कहा गया। वो इतने समझदार थे कि उन्होंने अपनी हिस्ट्री सारी रिकॉर्ड की थी। तो चाय वहां से आई है हमारे पास। ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ ये चाइना एक बहुत बेचारे ना, बड़ी फीट है, ये मतलब ऐसे। बेचारे फंसे तब है जब इन्होंने कोरोना में ना चमगादड़ खाई है, बस उसकी वजह से ये फंस गए बुरी तरह। अब हमें लगता है ये सब कुछ खाते हैं। अब तुम कह भी लो दारून बेटा, हम नहीं मानते ये सब कुछ खाते हैं। अच्छा, वैसे आगे एकदम चाइनीज की मेरे डिसेंसी जो है ना वो बहुत अब यानी नीट एंड क्लीन के लिहाज से भी तो आप देखें, क्लीनिनेस के लिहाज से भी चाइनीज दे आर एट द पीक। और अभी तक है एग्जैक्टली, ये चीजें उनके अंदर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इवन और अब यूरोप में एक जैसे मॉडर्निज्म आई है तो बहुत सी चीजें फ्लॉज भी सामने आए हैं। जैसे सारी ये आज एलजीबीटी वगैरह, उनके अंदर इतनी पहले से मॉडर्निज्म है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। फैमिली सिस्टम उनका नहीं, बहुत स्ट्रांग है। आप अभी वो मैंने बताया ना 5 रिलेशनशिप को, तो इनका फैमिली सिस्टम का वही बेसिस बन जाती है जो कन्फ्यूशन ने इंट्रोड्यूस बिल्कुल, की। फिर आप इनके कपड़े देखते हैं तो इनके बड़े ही मतलब साफ सुथरे एग्जैक्टली, बेसिक और सिंपल से कपड़े, मॉडर्निस्ट। और खुद ऐसा अटायर जो कवर करता है पूरा। आप जैसे कन्फ्यूशन के कपड़े भी देख लें, तो उसके स्टैचू में देख लें, या एग्जैक्टली। उसके जो पेंटिंग में उस पर इतना ओवर कवर किया होता है। तो बड़ा मतलब जो पर्दे वाले लोग थे, और आगे कल भी हमने इनकी एक बात पढ़नी है बड़ी अच्छी सी। तो दे वर नहीं, एडवांस अभी और भी, ये और समझदार अभी थे। भी हमेशा देख लें इनकी जितनी भी इन्वेंशन और डिस्कवरीज है वो ग्लोबल होती हैं। मतलब ये बहुत बड़े हाँ, परसेप्शन को लेके चलते हैं हमेशा। और जो इनका एंड बस पे ये है कि आपने इन्होंने अपने आप बात को की। अपनी लैंग्वेज की वजह से आइसोलेट किया है। इन्होंने अपने आप को, इन्होंने चाइनीज को उस तरह ग्लोबलाइज नहीं किया जैसे इंग्लिश ग्लोबलाइज हो गई। तो अदरवाइज इनका इम्पैक्ट से बड़ा होता है चाहे अमेरिका से भी ज्यादा।
और जो एंड पे आपने बताया था कि हिस्ट्री की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, वो वाला थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे समझ नहीं आई। टू बिकम हाँ हाँ, मैंने ये बताया था कि अगर एक कन्फ्यूशियन स्कॉलर है कन्फ्यूशनिज्म का, तो वो ये कहेगा एक एम्परर को कि अगर उसने अच्छा एम्परर बनना है तो उसको पढ़नी पड़ेंगी हमारी बुक्स, वो बुक्स जो हमने लिखी हैं, जिनको कन्फ्यूशन क्लासिक्स कहा जाता है, हमारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं उसमें कह रहा था कि हमें इसमें एक रिलेशनशिप नजर आता है उन लोगों में जो हिस्ट्री लिखते हैं और वो लोग जो हिस्ट्री बनाते हैं, और इनके अंदर एक सर्कुलेटरी या एक चेन रिलेशनशिप है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग हिस्ट्री लिख रहे होते हैं वही लोग हिस्ट्री बना रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी अलेक्जेंडर वाला केस होता है कि उसने हिस्ट्री लिखी तो नहीं थी लेकिन उसने भी हिस्ट्री बनाई तो थी, और वो हमने इसमें डिस्कस किया था कि उसको इम्पैक्ट कितने बड़े बड़े थे, वो उसकी नीयत नहीं थी वो और बात है, लेकिन उसमें था। और चाइना की एक और मैं बात बताऊँ कि अभी हम पढ़ेंगे तो सिर्फ कोरोना नहीं वहां से आया, वहां से और भी दो तीन बीमारियां फैली हैं, तो वहां से पता नहीं, ये भी मसला है चाइना का कोई, कि वहां से बीमारियां फैलती लेकिन उनकी हाइजीन की वजह से नहीं फैलती, वो बस कोई रीजन है, हो जाता है डिफरेंट जगहों पे। जैसे यूरोपियन ने भी बहुत बीमारियां फैलाई हैं, असल में बस वो कोई बताना नहीं चाहता कि यूरोपियन ने कितनी बीमारियां फैलाई हैं, और इंडियन जो अमेरिकन इंडियंस थे उनके साथ इन्होंने जितना बुरा हाल किया, एक वाइकिंग्स ने और उसके बाद यूरोपियंस ने जब ये गए हैं, तो इन्होंने जितने एग्जैक्टली उनके exactly, लोग ये मारे आप हैं, पूरे देखिए पूरी उनकी कौमें मलेरिया तबाह की। और एड्स तो इनसे ही आया है, ये यूरोपियंस के ये हाँ जी माशाल्लाह से बिल्कुल। दोनों। और आज तक मलेरिया आज और से नहीं, जो उसमें सबसे वो ज्यादा आपके जो इंसानी बताते डेथ हैं जो कि है वो जब ये जो, मलेरिया की वजह से हुई है, हिस्ट्री में रिकॉर्डेड। हम्म, हाँ, और ये जो ये भी नहीं बताते कि जो इनकी है ना दरमियान में एक पीरियड है, वो भी शायद हम पढ़ें, अगर चाहें तो हम पढ़ लेंगे, कि हमें बताया था ना कि कोलंबस पहले पहुंचा था अमेरिका, उससे पहले भी अमेरिका कोई पहुंच गया था, और वो वाली स्टोरी में को पता चलता है कि जब लोग पहुंचे थे उन्होंने क्या अमेरिका के साथ हाल किया था, कि वो क्यों वहां पे कॉलोनी नहीं कंटिन्यू कर सके थे, और आखिर वो वापस आए, उसके कुछ 100 200 300 साल बाद कोलंबस किया था आखिरकार अमेरिका, और उसने कॉलोनाइजेशन की, इसलिए कोलंबस को क्रेडिट दिया जाता है। अदरवाइज उससे पहले कॉलोनी किसी ने बना ली थी अमेरिका, तो उससे 300 400 साल पहले ही मिल गया था लोगों को कि वो वहां से क्यों आए, उन्होंने जो हरकतें वहां की जाके, वो उसकी वजह से जो हुआ अमेरिका के ऊपर इम्पैक्ट, उनको आने की मजबूरी बनी। तो बस, लेकिन वो हमें पर्सपेक्टिव मिलता नहीं, हमें वो चाइना के ऊपर ही ब्लेम जाता है सारा कि चाइना ही है, यूरोपियन ने भी बहुत काम किया। और कोई क्वेश्चन हो या कोई बात हो तो कर लें। ये आज का बहुत इंफॉर्मेटिव था। अब कल इसका क्विज होगा तो हम याद कर लेते हैं, नहीं होगा तो हम कॉपी बंद कर देते वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बल्कि मैं ये भी कह रही थी कि हमारे पास ना एक वो जैसे हमने फर्स्ट में रखा था कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन के साथ हमें छोड़ना चाहिए ताकि थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहे और हमें पता हो कि हमने कुछ हमने सर्च आज करना है किए तो चीजें याद रहती क्वेश्चन, सिस्टर समरम ने शुरू में क्वेश्चन किए थे, मैंने इनसे दो क्वेश्चन किए सॉरी, थे। मैं एक्चुअली मैंने टाइम नहीं देखा, आई वाज बिजी, हाँ तो मैं मुझे एकदम से ख्याल आया कि आज तो मंडे है, तो हाँ, तो वो है ना, सॉरी मैंने मैं इनके लेट हो क्वेश्चन गई। किए थे, लेकिन अभी हम मैंने क्वेश्चन ही छोड़ दिया आपके लिए, एंड पे यही छोड़ा है कि वो लोग हिस्ट्री लिखते हैं और वो लोग हिस्ट्री बनाते हैं, इनका रिलेशनशिप हम्म, कितना इंपॉर्टेंट है, और हम ये थ्रू आउट हिस्ट्री देखते रहेंगे। तो ये आज का क्वेश्चन बिल्कुल। यही है, ये सोचने वाला क्वेश्चन है हमारा कि और ये कैसे इफेक्ट बिल्कुल ये करता है, और जो बहुत अभी तक हमने ब्रॉड पढ़ा है। क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें मेरा ख्याल है हमें अपनी जो ग्रीस की हमने हिस्ट्री पढ़ी है उसमें से भी थोड़ा हम लेंगे इंशाल्लाह, अपने आंसर बिल्कुल में ऐड करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि चाइनीज की और ग्रीस ग्रीस जो है उनकी हिस्ट्री में ख्याल है कि ये दो कंपैटिटर्स हैं आपस में, ये भी बहुत ये बड़ी एडवांस है, वो भी बड़ी एडवांस है। सिविलाइजेशन है। और कल इंशाल्लाह, बिल्कुल, कल हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप सारे आएंगे, क्योंकि कल हम सब कुछ कनेक्ट इंशाल्लाह। करेंगे, क्योंकि किसी ने पूछा था मेरे से कि हम ये डिस्कनेक्ट हो रहे हैं ना काफी, हम अरेबिया से बाहर आ गए, काफी दूर आ गए हैं, और हम अभी हिंदुइज्म पे बात कर रहे हैं, इंडिया पे और चाइना पे। तो अब इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते कल, बल्कि इंशाल्लाह हम सब कुछ कनेक्ट करेंगे, सारा इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि क्यों पिक्चर पूरी दुनिया जरूरी है, और अल्टीमेटली उसका इफेक्ट कितना बड़ा है अरबों पे, वो कल आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा कि जब हम एक अपना अगला टॉपिक कवर करें। हमने लास्ट में एक क्वेश्चन किया था जब हम अलेक्जेंडर का पढ़ रहे थे ना, कि वो हमारी जो क्लैश वैली है, क्या उसकी कोई लिंक है अलेक्जेंडर के साथ, अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ? तो उसका हमें मिलता है। वो जब आगे चल रहा था ना, जैसे जब हमने कहा कि वो यानी इंडस रिवर तक पहुंच गया था, झेलम तक पहुंच गया था, लेकिन उससे आगे नहीं वो गया। तो उस दौरान जब वो कैलाश वैली में यानी ये चित्राल एरिया में पहुंचे थे ना, तो उनका एक कमांडर बीमार पड़ गया था।
तो उसने क्या किया, क्योंकि उसका तो गोल था कि वो आगे से आगे बढ़ता जाए, तो उसने वो उसका जो कमांडर था और उसकी फैमिली और उसके कुछ लोग ख्याल रखने के लिए उसको वहां पे, क्योंकि एरिया बहुत अच्छा था हेल्थ के लिहाज से, सूदिंग सा इन्वायरमेंट था, तो दे वर लेफ्ट देयर कि वो उसकी यानी सेहत बेहतर होगी। तो फिर तो वो उसकी सेहत की बेहतरी का इंतजार करते करते कुछ टाइम उनको गुजरा और उनको वहाँ इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा, तो वो खुद वहां पे ही रहना शुरू हो गए। तो इस तरह से हमारा जो पाकिस्तान में है ये असल में यानी अलेक्जेंडर की ही, अलेक्जेंडर नहीं कह सकते एग्जैक्टली उसकी तो प्रोजनी नहीं है, लेकिन उसके एक कमांडर की प्रोजनी है जो उसका बहुत यानी हमने दरअसल अच्छा हम कोई यही कमांडर देख था। रहे हैं ना कि अगर पाकिस्तान के बैकग्राउंड पे जाए, हम पता नहीं अपने आप को सुपीरियर क्यों समझने लग पड़ते हैं। हम हमारा तो सबसे ज्यादा, बिल्कुल सॉरी नहीं टू से, हमारी समझते। पोल्यूटेड ब्लड लाइन हमारी ब्लड लाइन इतनी नहीं, नहीं। पोल्यूटेड है कि हम इंडिया एरियन से, फिर हम वहां से इंडिया है, क्योंकि अब इंडियन और हमें फर्क नजर आ जाता है हमारे स्किन कलर में, हमारे बोलने के स्टाइल में। तो नो उससे नो मुझे आता है वंडर हमारी हरकतें भी मिली जुली हैं, मिक्स। हाँ, हम बिल्कुल इंसान के बिल्कुल, आई वाज अबाउट टू से दैट एग्जैक्टली। हम कोई तो फर्क हमारी नहीं है, आप देखें हमारी इंडिया के फर्क। लोग पाकिस्तान के सेम। हम्म, आप बोले बोले। नहीं नहीं, मैंने कह दिया, बस यही मैंने कहना था कि वो मेन तो यही होता है ना, आपकी रिचुअल्स ही आपकी पहचान होते हैं, हाँ, तो वो हमारे नहीं मैं सेम। ये कह रहा था कि हमारी तो हम तो एग्जैक्ट कोई ब्लड लाइन को नहीं देख सकते ना हम लोग, क्योंकि हमारे वो अलेक्जेंडर आया, मंगोल गुजरे इस वाली साइड से, और उसके बाद ये डिफरेंट इस्लामिक एम्पायर्स आए हैं, तो काफी कुछ ब्रिटिश आए हैं इधर। तो ऑब्वियसली ब्लड लाइन में इतना सारा कुछ आ जाता है कि आपको नहीं पता चलता कि हमारी ब्लड लाइन कहाँ से अटैच होती है आखिरकार जाके, एग्जैक्टली क्योंकि हम अब वो मेरा असल ख्याल है एरियंस कि तो नहीं रहे। अगर किसी को, सॉरी आप बात कंप्लीट करें, सॉरी सॉरी, मैंने मैंने कहा फिर हम काट असल दिया। एरियंस तो नहीं रहे, आप बस आगे बोलो। हम्म। मैंने बस यही कहा कि हम असल एरियंस नहीं रहे जो वहां से निकले थे काकसिस से और यहाँ नीचे आए थे इंडिया। अच्छा जरूर भाई, मुझे नहीं लगता कि बीइंग अ पाकिस्तानी हमें किसी भी लिहाज से ना कोई एक पॉइंट है हमारे पास कि हमें ना एरोगेंट या हमें हमें अपने आप पे कोई प्राउड होना चाहिए। हाँ यानी आप बिल्कुल। देख लेना, सबसे ज्यादा एग्जैक्टली प्राउड किस चीज पे होता है एग्जैक्टली। कि हिस्ट्री होती है ना, एक हिस्ट्री होती है। आप देखें, हमने देखा कि हमारे पास इंटरनेट आया, पता चला कि लोग तो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, तो हाँ हमने बर्थडे सेलिब्रेट करना शुरू कर दी। यानी एक हिस्ट्री के जो लोग होते हैं ना, आप जैसे हमारा क्वेश्चन भी है कि हिस्ट्री बनाने वाले और लिखने वाले, हिस्ट्री बनाने वालों को पता होता है कि हमारी एक है लाइन, हमने उसके अंदर रहना है, हमारे अपने रिचुअल्स उनको फॉलो करना है। आज हमें पता चला ब्राइडल शावर्स होते हैं, हमने वो भी बिल्कुल, करने शुरू कर आजकल ना, दिए, ये क्या नहीं है। आजकल हम द मोस्ट वुलनरेबल नेशन के तौर पे ना, कोई आज से 50 साल से मोस्ट वुलनरेबल नेशन बने हुए हैं। जो मर्जी आता है, हमें बिल्कुल एम्फोसिस करता है, हम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, समरा ने बहुत अच्छे पॉइंट बताए हैं जी। ब्राइडल शावर कर लो, बिल्कुल। बेबी शावर कर लो, आज माइयों बिल्कुल। और कर आप लो, एक आज और बात डांस कर देखिए, लो, मेरे चलो। परस्पेक्टिव से तो मुझे ये भी और जो लगता है कि कीटो चलो पार्टीज भी हिस्ट्री, इवन होती हैं शहरों में, खास तौर पे हम पेंडू लोग हैं, हमारे में तो भी ये बस नहीं पहुंची अभी, बाकी सब कुछ पहुंच गया। मैं बता ये रहा हूँ कि हमारे तो ये भी है कि अगर हम ये देख इस परस्पेक्टिव से देखेंगे, जो लोग हिस्ट्री बना रहे हैं, तो हिस्ट्री, बड़ी कौमें हिस्ट्री बनाती हैं, वो लिखती नहीं है। और अगर आप थोड़ा बैकग्राउंड में हम्म। जाएं, इतने बड़ी कॉम जो बड़े कॉन्करर थे, जो बड़े पावरफुल लोग थे, अभी हम अफ्रीका भी जाएंगे, हम मंगोलों पे बात जब करेंगे, दे डिड नॉट राइट देयर हिस्ट्री, दे डिडंट राइट हिस्ट्री, दे मेड हिस्ट्री। तो आज तक हिस्ट्री उनको रखती है, लेकिन कुछ में ये भी हुआ कि उनका रिकॉर्ड खाया गया। इस्लाम ने हमें हिस्ट्री लिख के नहीं दी थी, हमने हिस्ट्री बनाई थी। हमने इतनी गहरी हिस्ट्री एग्जैक्टली। बनाई थी, वो हमने ही बाद में उसको तोड़ दिया आगे खुद ही से ना, और हमने हिस्ट्री लिखने की, अब हम हिस्ट्री लिखने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम बैठ के, कि शायद हम हम्म। इन्फ्लुएंस कर लें। लेकिन वी शुड हैव ऑलवेज ट्राई टू मेक हिस्ट्री रादर देन राइटिंग इट। और अब शायद राइटिंग करके हमें लग रहा है कि हम स्लोली लिखते रहेंगे तो हम हिस्ट्री बना सकते हैं, तो शायद बना लें, मे भी काम कर जाए फॉर्मूला, लेकिन हमें हिस्ट्री बनानी चाहिए थी, ना कि लिखनी चाहिए। तो हम बस रिकॉर्डर्स ठीक है, बन गए, ना कि बनाएंगे तो फिर जिन्होंने टाइम खुद कब लिखा। होगा लिखने का? हाँ जी। मैं कह रही थी जब हिस्ट्री बनती है तो फिर टाइम कब होता है लिखने का? तो टाइम उनके पास ही होता है जिनके पास हिस्ट्री थोड़ी होती है, वो लिखते ज्यादा है। ये भी हो सकता है, ये भी है कि नहीं, आर्ग्यूएबल पॉइंट है, अच्छा इन्फ्लुएंसर्स पॉइंट है। लिखेंगे ना, ऑब्वियसली हजरत उमर फारूक करेंगे तो बाकी लिखने वाले तो लिखेंगे ना कुछ। हिस्ट्री मैं वो नहीं कहता कि जैसे हिस्ट्री में करो, हिस्ट्री लिखना ये होता है कि बहुत सारी चीजें, अब जैसे चाइनीज हिस्ट्री में हम उस पॉइंट पे तो नहीं गए कि अभी, क्योंकि आप देखिए उनके कल्चर में ड्रैगन्स हैं और क्या क्या है, तो वो
फोक जो उनकी फोक टेल्स जो है वो इतनी सारी आई हैं उनके पास, शिफा, आप जिसमें ये रिकॉर्डिंग आइडियाज आए हैं। स्टॉप कर दें, अब मेरा ख्याल है डिस्कशन है वैसे। हाँ ओके हाँ, ओके बल्कि हाँ वो लंबी हो जाएगी काफी ओके बड़ी।